जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं शशांक मिश्रा आपका आपके YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मिलने वाले हैं एक नई क्लास के साथ, और वो नई क्लास होने वाली है आपकी वेव ऑप्टिक्स की। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में भी पढ़ा रहा था वेव ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स में जो हमने टॉपिक लिया था वो था इंटरफेरेंस। आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक है वो, और उससे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में हम लोगों ने जो पहला टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। उसको हमने बहुत इजीली वे में क्या कर लिया था, समाप्त कर लिया था भैया। अब अध्यारोपण के सिद्धांत के आधार पर हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कि व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं भैया। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो व्यतिकरण के जो दो प्रकार होते हैं उनकी बात करने वाले हैं आज। किसकी? उनकी बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस के बारे में मैंने आपसे उस दिन बताया था, और उसी बात को आगे लेकर हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो होता क्या है। तो ध्यान देना, अगर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इंटरफेरेंस की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ना भैया, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण के प्रकार, है ना भैया। व्यतिकरण व्यतिकरण के प्रकार, है ना। व्यतिकरण के प्रकार की अगर हम बात करें, टाइप्स की बात करें तो क्या होता है, व्यतिकरण के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि व्यतिकरण के प्रकार की अगर हम बात करें होता क्या है, तो यहाँ पर दो तरह के हमारे होते हैं व्यतिकरण। एक मैंने आपको बताया था संपोषी व्यतिकरण, और एक बताया था मैंने आपको संपोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण जिसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड दूसरा होता है आपका भैया विनाशी व्यतिकरण, हिंदी में, है ना, विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमारे पास दो इंटरफेरेंस आते हैं, व्यतिकरण आते हैं, जिनमें से एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो मैंने आपको कल जो अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था उस पर भी मैं थोड़ी सी बातें आपको पुनः पुनः रिकॉल करा दूं, है ना। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब दो तरंगें आपस में मिलती हैं, व्यतिकरण क्या होता है ना, तो इसे हम कह सकते हैं तरंगों का मिलना। तरंगों का मिलना ही हमारा क्या है भैया, व्यतिकरण है। तो इसके आधार पर जब दो तरंगें आपस में मिलती थी, याद आ रहा हो आपको, एक ये है, मान लिया एक तरंग ये है और ये बिंदु पी पर मिल गई भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा इसकी वजह से जो विस्थापन है वो y1 है, इसका y2 है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता था कि जो कुल कण का विस्थापन होगा वो दोनों तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापन का सदिश योग होता है भैया। इसके आधार पे आपने, क्योंकि हमें पता है कि हर एक तरंग का अपना एक समीकरण होता है, उस समीकरण में आने वाले टर्म के आधार पर हमने परिणामी आयाम निकाल लिया था भैया, है ना, परिणामी आयाम निकाल लिया था। तो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता निकाली थी भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा, तीव्रता को हम लिखते थे आई से और परिणामी आयाम को लिखते थे ए से। देखिए जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है, अगर वो उन्हें आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप वो वीडियो पढ़कर आए ताकि आपको ये ज्यादा अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग लगे, है ना। तो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें, ये आपने वहां निकाला था, और इसी के बेसिस पर हमारे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण बनते हैं। कैसे, आओ जरा समझते हैं। तो आओ भैया अगर हम समझें, है ना, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये रहा। तो आप ध्यान देना कि आखिर इसके बेसिस पर इससे क्या मतलब है। तो संपोषी व्यतिकरण कहते हैं वह व्यतिकरण, ध्यान देना मेरी बात का भैया, कहते हैं वह व्यतिकरण, वह व्यतिकरण वह व्यतिकरण जिसमें वह व्यतिकरण जिसमें अगर जिसमें परिणामी आयाम परिणामी आयाम व तीव्रता, परिणामी आयाम व तीव्रता
तो आयाम व तीव्रता अधिकतम हो भैया। कैसी हो? अधिकतम हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिसमें परिणामी आयाम, वह व्यतिकरण जिसमें परिणामी आयाम व तीव्रता अधिकतम हो, उसे आप क्या कहते हैं? समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? तो कहते हैं वह व्यतिकरण जिसमें परिणामी आयाम व तीव्रता न्यूनतम हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे हम कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो आप जरा ध्यान दें कि अगर व्यतिकरण के प्रकार की हम बात करें तो दो प्रकार के हैं, संपोषी और विनाशी। संपोषी आप कह सकते हैं वह व्यतिकरण जिसमें परिणामी आयाम व तीव्रता अधिकतम हो, दैट इंटरफेरेंस इन विच द इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, एंड दैट इंटरफेरेंस where the intensity and amplitude are minimum is called destructive interference। तो दो तरह के होते हैं विनाशी, जहां पर व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता व आयाम न्यूनतम हो और परिणामी तीव्रता व आयाम अधिकतम हो, तो संपोषी व्यतिकरण। बात समझ में आती है? अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि आयाम और तीव्रता बात करेंगे, तो आयाम और तीव्रता की बात तो हमने आपको बताई थी भैया कि संपोषी और विनाशी में अगर तीव्रता, परिणामी आयाम तीव्रता की बात हो रही है, तो तीव्रता व आयाम किस पर निर्भर करते थे भैया? तो आयाम, ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि परिणामी तीव्रता व आयाम फाई फेज डिफरेंस, जिसे हम कहते थे कलांतर, तो आप कह सकते हैं कि कलांतर पर निर्भर करता है, कलांतर पर निर्भर करता है भैया। तो याद रखिएगा ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं? कलांतर पर निर्भर करते हैं, डेल्टा फाई पर निर्भर करते हैं भैया। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होने वाला है और विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात? और आपको ये जानने को मिलेगा क्योंकि कलांतर निर्भर करता था पथांतर पर, डेल्टा फाई बराबर के इंटू डेल्टा एक्स होता था ना भाई, तो इसका मतलब कलांतर निर्भर होता है पथांतर पर। तो हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि आखिर संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होने वाला है और कलांतर क्या होने वाला है, विनाशी के लिए पथांतर क्या होने वाला है और कलांतर क्या होने वाला है। तो इसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में अंतर। तो आइए देखते हैं भैया, है ना, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम चलते हैं भैया नेक्स्ट पेज पर और इसमें हम देखने वाले हैं दोनों में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को ना भाई। बहुत पतली खींच गई है लाइन, इसको थोड़ा सा जो है अच्छे से भैया बना देते हैं, है ना, ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए। ठीक है ना, सुंदरता जो है वो बढ़ जानी चाहिए। तो ये रहा भैया हमारा, ये रहे इसके दो पार्ट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो ध्यान देना, इसे हम कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमसे कहा गया कि अगर एम्पलीट्यूड मतलब ए आयाम, अगर आयाम मैक्सिमम है और अगर आई बोले तीव्रता ना भैया, क्या कह सकते हैं इसको? तीव्रता।
अगर ये मैक्सिमम है तो ऐसा होगा। ठीक, तो परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता थी क्या, परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो वो थी क्या भाई, इसकी भी तो चर्चा कर लेते हैं। तो परिणामी आयाम हमारा ए बराबर, या ए नेट कह लें आप, तो ए नेट बराबर स्क्वायर था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, सो सॉरी फॉर दैट, ये रहा 2 a1 a2 cos phi and that is the resultant amplitude, ये था हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो क्या थी भाई, इंटेंसिटी थी आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 एंड I2 और cos phi। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आखिर ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट जो आपका इंटेंसिटी है, आयाम और तीव्रता है, ये कब मैक्सिमम हो सकते हैं और कब मिनिमम हो सकते हैं, तो वैसे ही यहां पर अगर हमारे पास आयाम बाबू है ना, आयाम जो है ये कैसा हो जाए, आयाम हो जाए मिनिमम, कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए, और आई भी हमारा क्या हो जाए, है ना, तीव्रता भी हो जाए मिनिमम। तो तीव्रता भी अगर हमारी मिनिमम हो जाए तो आप कहेंगे कि भैया क्या हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा। तो कब ये मैक्सिमम हो सकता है, कब ये मिनिमम हो सकता है, डिपेंड किस पे कर रहा है भाई, तो आप जरा देखें तो यहां पर ये डिपेंड कर रहा है किस पर, cos phi पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, cos phi पर। तो कहते हैं कि अगर आपको ये मैक्सिमम लेना है तो फॉर ए मैक्स एंड आई मैक्स, मैक्सिमम के लिए cos phi की जो वैल्यू होनी चाहिए वो +1 होनी चाहिए। और अगर आप देखें कि यहां पर cos phi की वैल्यू मिनिमम होने के लिए -1 होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि संपोषी व्यतिकरण होने के लिए cos phi का मान +1, विनाशी होने के लिए -1 होना चाहिए। अब अगर -1 +1 की बातें चल रही हैं तो cos में वैल्यू +1 कब होती है भैया, तो cos phi बराबर cos 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 0 की। तो आप देखिएगा यहां phi बराबर कितना आ गया, 0। ऐसे ही और किसकी वैल्यू होती है phi 0, तो आप ध्यान दीजिएगा +1 किसकी होती है, तो 0 की होती है एक। दूसरा होती है भैया आपकी 2 पाई की, किसकी, 2 पाई की, और 4 पाई की, है ना। तो आप कहेंगे ये कहां से आ रहे हैं, तो ये यहां से आ रहे हैं कि cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, +1, cos 2 पाई की वैल्यू भी +1, cos 4 पाई की वैल्यू भी +1। तो इसके बेसिस पर हम phi की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कलांतर हमारे पास 0, 2 पाई या 4 पाई है तो जो हमारे पास व्यतिकरण होगा वो संपोषी होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा 4 पाई की जगह अगर 6 पाई मिल जाए, अगर आपको कोई 8 पाई मिल जाए, तो ये सब संपोषी की निशानी है कलांतर में। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि 2n × पाई, ठीक है ना। अगर कलांतर 2n और पाई है तो वो संपोषी की श्रेणी में आने वाला है भाई, संपोषी की श्रेणी में आने वाला है। ठीक, विनाशी के लिए देखते हैं, विनाशी के लिए क्या होता है, तो विनाशी के लिए ध्यान देना, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, तो विनाशी के लिए cos phi की वैल्यू -1, और ये कहां हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा कि cos phi की वैल्यू अगर -1 लेना चाहते हैं आप, तो cos phi बराबर -1 क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे cos में वैल्यू होती है किसकी, तो ये वैल्यू होती है भैया पाई। तो आप ध्यान दीजिएगा cos पाई की वैल्यू होती है, तो आप देखिएगा यहां से phi बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आप ध्यान दीजिए phi बराबर वैल्यू आ जाएगी पाई की। और किस किस की हो सकती है भाई, तो आप ध्यान देना कि ये हो सकती है आपकी, इसके अलावा 3 पाई, और किसकी हो सकती है, तो 5 पाई की हो सकती है, 5 पाई, और किसकी हो सकती है भैया 7 पाई की, और 9 पाई की। तो ऐसे ही अगर हम बनाते जाएं तो ये इक्वेशन क्या बन सकता है, ये इक्वेशन बन सकता है 2n - 1 × पाई, ये आ गया भैया। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी पार्टिकल संपोषी व्यतिकरण करता है
तो उनके मध्य कलांतर कैसा होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। जहां n का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 2 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 पाई आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं n बराबर यहां 0, 1, 2 एंड 3 है, ऐसे डैश। यहां पर देखिएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखें n बराबर अगर आप 1 रखते हैं, 0 नहीं 1 रखते हैं तो 1 रखने की स्थिति में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 यानी पाई आ जाएगा। तो यहाँ 1, 2, 3 एंड डेट सो ऑन होगा भैया। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपको। ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए पथांतर के लिए, तो कलांतर तो हमें पता चल गया कि संपोषी के लिए कलांतर कितना होना चाहिए, तो संपोषी के लिए कलांतर भैया ये रहा हमारे पास। और इसके लिए पथांतर क्या होगा, तो कलांतर और पथांतर में रिलेशन तो आपको पता ही है, रिलेशन तो आपको पता ही है भाई। तो अगर आपको रिलेशन पता है तो पथांतर भी निकाल लेते हैं, है ना, पथांतर ही क्यों छोड़े हम, पथांतर निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पथांतर क्या होता है, तो पथांतर होता है डेल्टा फाई बराबर के इंटू 2, ये हो जाएगा k इंटू डेल्टा एक्स, के इंटू डेल्टा एक्स। तो आप ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, और इंटू एक्स की वैल्यू क्या लग देते हैं, मान लिया हमने पहले तो 0 मान लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 0, आंसर हो जाएगा 0। फिर अगर डेल्टा फाई बराबर हम मान लें तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, हमें पथांतर निकालना है। रुकिएगा इसको मैं थोड़ा सा जो है, या हमें निकालना क्या है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू डेल्टा फाई। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर पहली कंडीशन 2 पाई रखते हैं, है ना, 0 तो 0 ही होएगा, है ना, 2 पाई रख लेते हैं, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका लैम्डा। ऐसे ही अगर हम यहाँ क्या रख दें, अगर हम ऐसे ही यहाँ पर रख दें भैया कितना 4 पाई, तो आ जाएगा 2 लैम्डा। अगर हम यहाँ रख दें 6 पाई, तो 6 पाई से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 लैम्डा। और इसी से हम कह सकते हैं कि हमारा जो समीकरण बनेगा वो क्या बन जाएगा भैया, वो क्या बन जाएगा, तो आप ध्यान दें अगर हम समीकरण की बात करें तो हमारे पास जो समीकरण आएगा वो कि डेल्टा एक्स बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा एंड दैट डैश एन लैम्डा होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए तो यहाँ पर इसका क्या होगा, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स, और अगर विनाशी के लिए हम बात करें तो विनाशी के लिए डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा, तो वही लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा फाई। तो यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू ये कितना दिया हुआ है पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो पहला क्या आ गया भैया आंसर, लैम्डा बाई 2 आ गया। दूसरा निकालते हैं फिर से डेल्टा एक्स बराबर, तो डेल्टा एक्स बराबर एक बार लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू रख लेंगे भैया हम कितना 3 पाई, तो पाई से पाई फिर कैंसिल, तो आ गया 3 लैम्डा अपॉन 2। तो आप ध्यान दीजिएगा इस तरह अगर इक्वेशन बनाए हम तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या क्या आती जाएगी, तो पहला आएगी लैम्डा बाई 2, फिर 3 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे ही ऑड नंबर आएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो इक्वेशन आ गया भैया हमारे पास क्या, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होगा वो आएगा 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो आएगा क्या आएगा, वो आने वाला है भैया n लैम्डा, कितना आने वाला है, n लैम्डा आने वाला है। वैसे ही संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा वो 2n पाई होगा, और इसके लिए विनाशी के लिए जो कलांतर होगा वो 2n-1 इंटू पाई होगा। बात समझ आ रही है, तो ये संपोषी और विनाशी के लिए हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने निकाल लिया है कलांतर और पथांतर, कलांतर और पथांतर निकाल लिया है। अब हमें अगर कलांतर और पथांतर पता चल गया है तो हम परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान देना अगर हम कहें कि यहां से इनको कर देते हैं डिवाइड, है ना, अब देखिए अगर हम
इसी को और आगे बढ़ाएं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दें, ठीक है ना, हाँ, ताकि मैं आपको जब दिखाना चाहूँ दिखा दूं। तो यहाँ पर हमें जो डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई की वैल्यू आगे ही बढ़ा लेते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ दो चीजें हमने देखी और बहुत विस्तार पूर्वक देखी। क्या? ये देखिए, ये रहा, और कलर कर देते हैं चेंज। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो हमने कहा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव यानी समपोषी, है ना भैया, हिंदी में लिख देता हूं, समपोषी और विनाशी, है ना, विनाशी। तो इस विनाशी मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपने कहा कि डेल्टा फाई की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होना चाहिए 2n पाई, ठीक है। और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, डेल्टा एक्स बराबर कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए n लैम्डा। क्या होना चाहिए भैया? n लैम्डा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n लैम्डा। और यहां पर देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा, तो डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा आपका 2n-1 इंटू लैम्डा, सॉरी 2n-1 इंटू पाई हो जाएगा, कालांतर की बात कर रहा है, इंटू पाई हो जाएगा। और डेल्टा फाई हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा विनाशी व्यतिकरण के लिए और ये आ जाएगा समपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है, समझ में आता है। अब अगर हमसे कहा जाए तो समपोषी व्यतिकरण के लिए a था मैक्सिमम, तो a मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैक्सिमम के लिए क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे फॉर्मूला था a1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको थोड़ा सा भैया जो है छोटा कर देता हूं, नहीं तो आ नहीं पाएगा ना। तो आप देखिएगा, अगर हम कहें कि ए नेट बराबर हमारे लिए कितना था, तो ए नेट स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, है ना, 2a1 a2 cos फाइव भैया था। तो आप देखिए cos फाइव बराबर कितना हो जाएगा, तो cos फाइव बराबर हो जाएगा 1 फॉर a मैक्स के लिए। तो मैक्सिमम के लिए हमने निकाल लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा a नेट का स्क्वायर, क्या ही मामला है भाई, इसको मिटा देता हूं। ये हो जाएगा a नेट का स्क्वायर बराबर a1 a2 और 2a1 a2 cos फाइव, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा फिर, तो ये ले सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी, cos फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी भैया। तो cos फाइव की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला है बच्चों वाला भाई। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर से ये a नेट का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, कट जाएगा भैया, काट खाओ, तो काट खाया तो कितना आ गया, a नेट को हम a मैक्सिमम कह सकते हैं इस कंडीशन के लिए। तो a मैक्सिमम कितना आ गया, a1 प्लस a2 भाई, कितना आ गया, a1 और a2 आ गया भाई, है ना। विनाशी के लिए भी निकाल लेते हैं, तो विनाशी के लिए क्या आने वाला है, तो हमने कहा सेम यही इक्वेशन कि a नेट बराबर होता है a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव हो जाएगा। अब क्योंकि cos फाइव की वैल्यू कितनी होने वाली है, -1 होने वाली है, तो यहां पर क्या निकल आएगा, तो हो जाएगा a नेट का स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और -2a1 a2, क्योंकि यहाँ -1 रखेंगे आप, cos फाइव की वैल्यू -1 रखेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो ये आ जाएगा a नेट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर भैया काट खाओ, काट खाओ तो कितना बचा, a मिनिमम कह देंगे इसको हम, तो a मिनिमम बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया a1 माइनस a2। तो आप ध्यान दीजिएगा, a मिनिमम बराबर a1 माइनस a2 हो गया और a मैक्सिमम बराबर कितना आ गया, a1 प्लस a2। तो परिणामी आयाम अधिकतम कितना हो सकता है, तो वो जुड़ सकता है डायरेक्ट a1 प्लस a2, और मिनिमम कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है a1 माइनस a2 हो सकता है भैया। ये आ गया परिणामी आयाम संपोषी और विनाशी के लिए। अब अगर हम कहें तीव्रता क्या होगी, तीव्रता, तो भैया इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर, मानते नहीं है बातें कभी कोई,
अच्छा, माने कैसे? कमांड ही नहीं हम दे रहे हैं सही, थोड़ा सा जो है ये रहा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास ए मिनिमम और ए मैक्सिमम, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? तीव्रता की, है ना। तो कलर चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, है ना। तो देखिएगा, एक अगर आई की हम बात करते हैं तो आई नेट बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या था? तो आप कहोगे वो था भैया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और cos 5। अगर वैल्यू 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना इस बात पे, जरा ध्यान देना भैया। इसको I1 है, हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? I1 अंडर रूट स्क्वायर। तो आप देखो कोई फर्क पड़ा क्या इस पे? अगर मैं कहूं, ये रहा, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा तो क्या कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क पड़ेगा? कोई कुछ बोले हैं? नहीं ना। तो आप ध्यान दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये वैसे ही लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I2 और इसका होल स्क्वायर कर दें, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो अब वैसे ही सेम यहां पर अगर हम चाहें तो इसका भी हम क्या कह सकते हैं? प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos फाइव की वैल्यू तो 1 हो गई है। जैसे ही ये 1 हुआ तो कितना आ गया देखो, अगर मैं कहूं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और b दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो वैसे ही इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया। तो आप देखेंगे आई नेट कितना आ जाएगा हमारे पास? तो ये मैक्सिमम के लिए था, किसके लिए था? मैक्सिमम के लिए। तो ये आई नेट अगर मैक्सिमम के लिए था तो ये आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा? तो आई मैक्सिमम आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। भाई कितना आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही मिनिमम के लिए कितना होने वाला है भैया? तो मिनिमम के लिए देख लेते हैं ना, मिनिमम के लिए भी देख लेते हैं, है ना। और इसको हम देखते हैं मिनिमम में क्या हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आई नेट बराबर कितना हो जाएगा? तो आई नेट बराबर रहेगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर और प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और इनटू आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 cos 5 बराबर माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई नेट बराबर, ये आ जाएगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर और प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया? माइनस आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये -2 अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 हो जाए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा? तो आई नेट बराबर हो जाएगा भैया हमारे पास अंडर रूट I1 और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab भी होता है, तो -2ab भी हो गया है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया भैया किसका? आई नेट। और यही तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए विनाशी व्यतिकरण के लिए हमारे पास तीव्रता क्या होनी चाहिए, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता होगी वो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर होगी। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो होगी हमारे पास तीव्रता वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। भाई तो ये संपोषी व्यतिकरण के लिए आयाम A1 प्लस A2 और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता होगी वो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर यानी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम। और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो हमारे पास आयाम होगा मिनिमम वो होगा A1 माइनस A2 और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो हमारे पास तीव्रता होगी वो हो जाएगी अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। और एक खास बात भैया, खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहां पर आपको ये भी याद रहना चाहिए कि कलांतर कितना होना चाहिए। तो कलांतर मैंने आपको बताया कि कलांतर संपोषी व्यतिकरण के लिए 2n पाई होना चाहिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n माइनस 1 इंटू पाई होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर की बात करनी है तो वो हो जाएगा 2, वो हो जाएगा आपका n लैम्डा और वहां पर कितना हो जाएगा? तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा भाई विनाशी के लिए। इतनी बातें आपको बिल्कुल कंफर्म याद हो गई है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गई हमारे पास सारी कहानी। अब इसके बेसिस पर संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण में अंतर पूछता है तो आपको करना है, मैक्सिमम तीव्रता पूछता है तो आपको ये करना है, मैक्सिमम आयाम पूछता है तो बताना है, मिनिमम पूछ दे मैक्सिमम पूछ दे
अध्यारोपण का सिद्धांत पूछ दे, मैं आपको कल बता चुका हूं। तो अब आपसे इंटरफेरेंस में अगर कुछ पूछता है तो आपके लिए वो बिल्कुल आसान हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल लाइक मार दें, और ज्यादा से ज्यादा इसको आग की तरह फैला दे भैया। ठीक है ना। और इसी के आगे अगर हम चलें, मैं से बार इसलिए आपसे बार बार नहीं कहता है ना, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका समय वेस्ट हो। मैं बार बार आपसे कहूं कि आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, वो कर ही देंगे आप लोग, है ना। तो अंततः मैं इसलिए कह देता हूं कि जो है आप लोग भूल न जाए बात। ठीक है, तो ये हमको करना है। अब यहां पर इससे बनने वाले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे भैया कल। किसकी बात करेंगे? इससे बनने वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे कल। तो यहां तक कि आपको बात ए मैक्सिमम, ए मिनिमम, आई मिनिमम मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे भैया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो होगा वो क्वेश्चंस ऑफ इंटरफेरेंस होंगे। क्या होंगे? इंटरफेरेंस, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंटरफेरेंस के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग कल, है ना। तो क्वेश्चन ऑफ इंटरफेरेंस नेक्स्ट क्लास। और आपको इसके लिए क्या करना है? इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट भी मार ही दिया करो भैया। ठीक है ना। तो ये आपको करना है, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करा ही दूंगा। तो आज इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ठीक है, और पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद।